चलो, हमने क्या पढ़ना था? मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। तुगलक डायनेस्टी कर रहे थे ना? तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताओ कुछ। कल पढ़ रहे थे हम। अब है फिरोज शाह तुगलक। चलो, तो मैं ना एक ट्रैजेक्टरी बताती हूँ कि एक ट्रैजेक्टरी चलती आ रही है पहले से। ट्रैजेक्टरी ये है कि बेटा हमारे पास ना जो राजा रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि एक आता था नरम दिमाग वाला और एक आता था गरम दिमाग वाला। मतलब एक आता था कोल्ड हेड, वार्म, मतलब जेनरस, और एक आता था वार्म हेड। तो हम अगर हम कंपैरिजन करेंगे इससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो ऐबक जो था ये जेनरस था, ठीक है, इसे फर्क नहीं पड़ता था क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी नहीं था ऐसा, इल्तुतमिश भी ठीक ठाक था, ठीक है। इल्तुतमिश भी जेनरस था, इसने भी कुछ खास ऐसे मीजर्स नहीं अपनाए। इसके बाद बेटा रजिया आई। रजिया तो तुम्हें पता ही है, उन्होंने तो उसे जिंदा ही 4 साल रहने दिया था। तो रजिया का जो टेन्योर था शॉर्ट था, ठीक है। और ये भी तुम्हें याद रखने वाली बात है कि हमारे यहाँ पे महिला शासिका हुई नहीं है, पता है तुम्हें? सिर्फ एक ही हुई है, कौन? इंदिरा गांधी। और वो भी तुम्हें बैकग्राउंड पता है क्यों हुई है? क्योंकि वो गांधी फैमिली से बिलोंग करती थी। नेचुरल सी बात थी कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत हुई है, उस मौत का खुलासा आज तक नहीं हुआ है कि रशिया ने कराया, पाकिस्तान ने कराया, किसने कराया। बट क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान का भी हाथ रहा है पूरा पूरा, बट श्योर ही नहीं हो पाया। और मुझे ये समझ नहीं आता, हमारे प्रधानमंत्री की भारत से बाहर हत्या हो जाती है, ठीक है, और कोई जांच नहीं हुई, कोई मेजर शोर नहीं हुआ, ये बात अभी तक लोगों के सामने नहीं आई। ये बहुत वो है असमंजस वाली बात। फिर इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी के बाद बेटा हमारी कंट्री में अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बनी है, अनफॉर्चुनेटली। और महिला प्रधानमंत्री, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी के टेन्योर में सिर्फ एक ही चीज उन्होंने की थी जिसके लिए उन्हें आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है, दैट इज इमरजेंसी। कब लगी थी? 1975 में। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी क्योंकि उन पे बेटा करप्शन के चार्जेस थे और कोर्ट से ऑर्डर आने वाला था। और तुम्हें पता था अगर वो चार्जेस साबित हो जाते तो उन्हें अपना पद से इस्तीफा देना पड़ता, मतलब वो पद छोड़ना पड़ता, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लग जाता कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाती। उस वजह से उस चीज से बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। इसे हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इमरजेंसी क्यों लगाई थी, क्या कारण रहे थे। तो बेसिकली क्या हुआ था, अब महिला शासिका को उन्होंने रहने ही नहीं दिया। रजिया सुल्तान के बाद अगर हम प्रोविंसीज में भी देखें, देखो काशीबाई रही हैं पर उन्होंने रूल नहीं किया है, बाजीराव रूल कर रहे थे, ठीक है। या अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने रूल किया है। कुछ नाम ऐसे हैं रिनाउंड नाम, जैसे तुमने बेटा दुर्गावती का नाम सुना हो, है ना, कुछ रानियां रही हैं जिन्होंने रूल किया है इंडिया में बेसिकली। लेकिन मुस्लिम शासिका रही है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद कौन आया था? बलबन। भाई बलबन, इसके इल्तुतमिश के जो बेटे हैं उनका तो रूल ही नहीं रहा, बलबन। अब बलबन के टाइम से एक ट्रेंड शुरू हुआ। बलबन कैसा था? ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मतलब ये अपना सब कुछ अपने कंट्रोल में इसने रखा था, उलेमाओं को खुश करके रखा, और तुर्कने चहलगानी इसने अबोलिश कर दी, पाइबोस और सिजदा इसने इंट्रोड्यूस करवाया कि जो सुल्तान होता है वो भगवान समान होता है और सुल्तान ही सब कुछ है, ठीक है। तो बलबन, अब बलबन के बाद कौन आया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था ये नॉर्मल जेनरस पर्सन था, ठीक है। इसने ज्यादा कुछ ऐसे कड़े मेजर नहीं अपनाए। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तुमको पता ही है, बहुत गर्म दिमाग वाला बंदा था, ठीक है। और इसने बहुत हार्श मेजर लिए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने मंगोल्स से भी बचाया उस समय अपने राज्य को। और इसने कुछ ऐसी चीजें भी यूज की जैसे हुलिया, कि सभी सैनिकों का डिस्क्रिप्शन हमें होना चाहिए, ये दाग, घोड़े गलत नस्ल के, खराब नस्ल के घोड़े नहीं आने चाहिए सेना में, और बहुत सख्त मीजर। और एक और चीज थी मैंने तुम्हें बताई थी, शाहनाई मंडी जब इसने लॉन्च की थी तो बेटा हर चीज का प्राइस फिक्स था। जैसे कि अगर ये पेन 5 रुपए का है तो हर जगह 5 रुपए का बिकेगा, किसी भी दुकान पे तुमको यही पेन 10 रुपए का नहीं
मिलेगा, फिक्स प्राइस कर दिए गए थे। ऐसा होता है, तुम यहाँ से यही पेन यहाँ से खरीदो और यही पेन तुम दिल्ली से खरीदो, इसमें तुम्हें अंतर मिल जाएगा 5-10 रुपए का। लेकिन उसने कहा था मेरे राज्य में अगर गेहूं 10 रुपए किलो है तो चारों तरफ 10 रुपए किलो ही मिलेगा, ठीक है, कहीं भी बढ़ता हुआ। जैसा कि कोई कहता ना आशीर्वाद आटे की वो बोरी जो है वो उतनी की मिलेगी, कितनी की, महंगी रहती है, दूसरे वाला आटा उससे महंगा रहता है, ठीक है। तो आटा ही है, उसमें क्या फर्क है, फिर महंगा या सस्ता क्या, तो फिक्स प्राइस कर दिए गए थे। तो अलाउद्दीन के बाद बेटा कौन आया था, कौन आया था अलाउद्दीन के बाद? अलाउद्दीन के बाद कौन आया था? अलाउद्दीन के बाद कौन आया था? गयासुद्दीन। क्यों? अलाउद्दीन के बेटे को इसने, खुसरो मलिक को मार दिया था, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक बना, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था ये ऐसे, अलाउद्दीन का बड़ा बेटा था, बताया तो था मैंने, उसका नाम खुसरो मलिक, खुसरो मलिक था, इसको तो इसने मार दिया था। एक मिनट, उसका नाम मैं बता रही, उसका नाम था मुबारक शाह, मुबारक शाह, मुबारक शाह। पहले मुबारक शाह ने रूल किया, उसके बाद खुसरो मलिक ने, खुसरो मलिक को गयासुद्दीन तुगलक ने मार दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आता है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में खास बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इवन किसको बैन करने की कोशिश की थी? इसने सती प्रथा तक बैन करने की कोशिश की थी। ये इसको हिस्ट्री में पागल राजा की तरह वो किया गया है प्रिटेंड, बट इसने जो इंट्रोड्यूस किया है ना, वे एक्सपेरिमेंट भले ही फेल हो गए, लेकिन ये जेनरस था। देखो इसके राज्य में इब्न बतूता आया था, जियाउद्दीन बर्मीज के राज्य में था, इसके राज्य में हर तरह के स्कॉलर थे, मतलब इसको पसंद था, जो थियोलॉजियंस होते हैं ना, हर तरह के, मतलब जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सब तरह के लोग इसके उसमें थे। और इसने कोई भी ऐसे मीजन नहीं अपनाए जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी हो। एक कर होता था क्या, जजिया, सुना है तुमने? जजिया कर सुना है तुमने? कभी सुना होगा कि औरंगजेब ने भी लगा दिया था जजिया। जजिया पता है क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कैप्चर कर लिया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया था जो कि नॉन मुस्लिम्स होते थे उन पर, उसे वो कहता था जिम्मी। उस जिम्मी से ही क्या बना? जजिया। जजिया किस पे लगाया जाता था? तो बेटा ब्राह्मण्स पर। वो टैक्स ब्राह्मण्स को पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता था उनको? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो इसलिए, तुम नॉन मुस्लिम हो इसलिए तुम्हें ये टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुआ था। और औरंगजेब, देखो अब अगर हम इसकी बात करें, इल्तुतमिश और ये इनके टाइम पे नहीं था, बलबन ने इसे अप्लाई करवाया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं हटाया गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये हटा दिया था, वो नहीं लगवाया, उसने नहीं लगवाया। फिर अब कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत ज्यादा जो है थियोलॉजियन को अपीज करेगा। थियोलॉजियन, थियोलॉजियन तो तुम्हें पता ही होंगे कौन, जिन्हें हम कहते हैं उलेमा। उलेमा कौन होते हैं? इन इस्लामिक टीचिंग, जो भी हाईएस्ट इस्लामिक टीचिंग को पढ़ा लिखा होता है, जो स्कॉलर होता है इस्लामिक टीचिंग का, तो उसे कहते हैं थियोलॉजियन या उलेमा। फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? ये लगा देगा सती प्रथा, तो तुमको पता है ना, अगर किसी का हस्बैंड, उसकी डेथ हो जाती थी तो उसे सती होना पड़ता था। सती मीन्स कि जो उसकी पति की चिता है उसी पे ही उसको जलाना, मतलब जलना पड़ता था, या एक तरह से कहते हैं कि अपने प्राणों को वहीं त्यागना पड़ता था। और अगर वो सती प्रथा से किसी तरह से एस्केप कर जाती थी तो उसे पूरी जिंदगी मिजरेबल जीना पड़ता था, कि उसे बेटा रिमैरिज करने की भी अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास रूलर्स आए हैं जिसमें कुछ ने हार्श मेजर अपनाए हैं और कुछ ने कम हार्श मेजर। बलबन, अलाउद्दीन, एमबीटी नहीं था, और अब हमारे पास आया है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये कैसे आया। एमबीटी बेटा मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई थी 1351 में। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक हैज डाइड।
और जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी तो एक इनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने पता है क्या कहा था? बदायूनी ने कहा था कि लोग सुल्तान से मुक्त हो गए और सुल्तान अपने लोगों से मुक्त हो गया मरने के बाद। ठीक है, एक कोट की थी बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से कि सुल्तान वॉज फ्री फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम सुल्तान। ठीक है, लोग सुल्तान से फ्री हो गए और सुल्तान लोगों से फ्री हो गया। ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ मेंटालिटी भी ऐसी ही थी। हालांकि वो पागल नहीं था, ही वॉज वेरी क्लेवर, और यू कैन से कि ये ही वॉज द ओनली पर्सन मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बेटा पढ़ा हुआ था। क्या क्या पढ़ रखा था? लिटरेरी, रिलीजियस, फिलोसफिकल एजुकेशन किसी को मिली थी अगर दिल्ली सल्तनत में तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को मिली हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद बेटा आता है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में आता है और जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। नोबेल चूज हिम अगेन। बेटा जो नोबल्स हैं वो इसको चूज करते हैं। नोबल्स चूज हिम, और ये नोबल्स को प्लीज करने के लिए क्या कर देता है? इम्पोज जजिया। जजिया को बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज करता है। जजिया क्या कर होता है? कौन सा टैक्स होता है? तो इट इज अ टैक्स, याद रखना जजिया पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो भी नॉन मुस्लिम होते थे उनको ये पे करना पड़ता था। इट्स अ प्राइस। नॉन मुस्लिम और ब्रैकेट में लिखेंगे मेनली ब्राह्मण्स, मेनली ये ब्राह्मण्स पर इम्पोज किया जाता था, मेनली ब्राह्मण्स। फिरोज शाह तुगलक ने ये कराया था। फिरोज शाह के नाम से मैंने बताया फिरोज शाह कोटला बेटा इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, he strictly follows जो भी उलेमास की एडवाइस थी उसको ये क्या करता था? स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। फॉलोज द एडवाइस ऑफ उलेमास। उलेमास की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। बट हाँ, इसने ये तो किया था, उसके साथ साथ इसकी एक कैंपेन है जाजनगर। जाजनगर क्या है? उड़ीसा था। ठीक है, इसे कहते थे जाजनगर। उड़ीसा की तरफ इसकी कैंपेन थी। वहां से इसने अराउंड 1300 मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट की थी बेटा संस्कृत लैंग्वेज में। 1300 मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? जो किताबें लिखी होती हैं उनको कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट या ग्रंथ। मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करके उनको अपनी लैंग्वेज में चेंज करवाया था, दैट इज टू पर्शियन। पर्शियन में उनको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज करवा लिया था। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में उन्हें चेंज करवा लिया था। उसी के साथ साथ अब बात आती है, जजिया इम्पोज कर दिया था और इसने बेटा इरिगेशन टैक्स भी इम्पोज किया था। इरिगेशन टैक्स यानी कि सिंचाई करोगे तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये बहुत सनकी बंदा था। ठीक है, देखो क्या क्या किया। एक तो जजिया इम्पोज कर दिया कि नॉन मुस्लिम्स को भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये उलेमास की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था फिरोज शाह तुगलक। जाजनगर उड़ीसा की कैंपेन से इसने 1300 मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट की और उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, ट्रांसलेट करवाया और इरिगेशन टैक्स लगा दिया। और उसी के साथ साथ क्या क्या बनवाया था? देखो इसने क्या क्या बनवाया था। एक तो फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला, ये इसने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला इसी के नाम से बेटा अब वो टूट फूट गया है थोड़ा सा,
बट फिरोज शाह कोटला एक स्टेडियम नहीं, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला जो इसने बनवाया है। अब वहां पर मेरे ख्याल से दरगाह वगैरह बन गई हैं और वहां पर रूइंस हैं बस, अब उसके ज्यादा स्ट्रक्चर बचा नहीं है, टूट गया है। फिरोज शाह कोटला इसने बनवाया था और फिरोजाबाद इसी ने बसवाया था। मैंने फिरोजाबाद कुछ और लिख दिया था, हाँ, फिरोजाबाद इसी ने बनवाया था। उसके साथ साथ इसने दीवान खैरात, दीवान ए खैरात बनवाया था। किसके लिए? जो ऑर्फेन होते हैं, ऑर्फेन यानी कि अनाथ बच्चे, और विडोज के लिए, विडोज मतलब विधवा, ठीक है, विधवाएं और अनाथ बच्चों के लिए दीवान खैरात भी बनवाया था, ठीक है। और कुछ 28 स्पेशल टैक्स जो हैं वो हटा दिए गए थे, लेकिन मेनली जो टैक्स इसके पास आता था बेटा वो जजिया से आता था। जजिया में सबसे ज्यादा कर इसके पास आता था, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था और मुस्लिम पॉपुलेशन उसमें उस समय नहीं थे, ठीक है। और इनके राज्य में भी अफीफ और बर्नी जैसे स्कॉलर रहे हैं, अफीफ और बर्नी। देखो इस पे ना जो जो ट्रैवलर हमारे यहाँ आए हैं ना, उस पे हम अलग से एक क्लास रखेंगे कि कौन कौन से ट्रैवलर मिडेवल इंडिया में आए हैं। जैसे कि इब्न बतूता तुमने नाम सुना होगा, अल बरूनी तुमने सुना होगा, निकोलो डी कॉन्टी सुना है, रज्जाक सुना होगा, या फरिश्ता का नाम मैंने कई बार लिया, फरिश्ता भी हमारे यहाँ आए थे। और हमें पता कैसे चला है कि ये सब हुआ है? कैसे पता चलता है पता है? बर्नी है, बर्नी ने जो किताबें लिखी हैं उससे पता चलता है। जैसे कि हम अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ने लिखी किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद। इब्न बतूता ने लिखा है रहला, तो रहला में इब्न बतूता क्योंकि रहा है कई राजाओं के टाइम पे, अमीर खुसरो कई राजाओं के टाइम पे रहा है, कई सुल्तान दिल्ली सल्तनत में भी रहा है, ठीक है। तो उनकी पूरी जो है वो लिखते थे, ऑब्जर्व करते थे, देखते थे क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं, और वो लिखते थे उसके बारे में। जैसे कि हम कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें कैसे पता चला है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कैसे पता, हर्षवर्धन ने क्या क्या किया ये कैसे पता चला? क्योंकि चाइनीज ट्रेवलर आया था हमारे यहाँ हुएनसांग, और हुएनसांग ने कुछ चीजें लिखी हैं और वो हमारे यहाँ पर है, जो पिलर्स पे गुदवाई गई है, किताबों में लिखी गई है वो चीजें। तो ऐसे ही पता चलता है। तो बर्नी और अफीफ इनके यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इसकी डेथ हो जाती है 1388 में, ठीक है बेटा, 1388 में इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद कोई भी ऐसा तुगलक डायनेस्टी में नहीं आ पाता जो कि अब उसको राज्य को पूरी तरह से संभाल सके, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे यहाँ पे अब एक इन्वेजन होने वाला है। किसका इन्वेजन होगा हमारे यहाँ पे 1398 में? तैमूर का इन्वेजन, ठीक है। ही वॉज द ओनली मंगोल जो इंडिया में एंटर किया और उसने तबाही मचा दी, ठीक है। तैमूर का इन्वेजन, तैमूर आक्रमण करने वाला है। अब तैमूर आक्रमण करेगा कैसे? कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जिसकी वजह से वो आक्रमण करेगा, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन 1398 में यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आता है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की रेन बहुत छोटी सी रहती है और इसकी रेन में वही लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। इसी बीच बेटा हमारी कंट्री में एक अटैक होने वाला है। कौन आ रहा है यहाँ पर? तैमूर आ रहा है। अब तैमूर से लोग इतना क्यों, हिस्ट्री में हम इतना कहते हैं कि तैमूर इतना खतरनाक था, इतना था, वो असलियत में था। मतलब पहले जो इन्वेडर आए हैं वो कम से कम क्या करते थे? महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते थे, महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते थे, और ये पॉलिसी थी कि महिलाओं और बच्चों को नहीं मारा जाएगा, बाकी जो मैन होंगे उनको मार दिया जाता था। लेकिन ये पहला बंदा ऐसा था जिसने ना तो महिलाओं को छोड़ा ना बच्चों को छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, सबको मारता चला गया। ये आया था दिल्ली, इसने आके हिला दी कि दिल्ली को 200 साल लगे रिकवर करने में, ठीक है। दिल्ली को 200 साल लग गए रिकवर करने में इस इन्वेजन से। फिर दिल्ली फाइनली किसके राज्य में स्टैब्लिश होने वाली है? ठीक से
वो मुगल के पीरियड में, ठीक है। एक अब गोल्डन पीरियड आने वाला है इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज मुगल एम्पायर। तो यहाँ पर 1398 में तैमूर का इन्वेजन हुआ और ऐसा कहा जाता है बेटा, देखो एस्टिमेट तो अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ही मर्डर मोर देन 10,000 पीपल, मोर देन 10,000 पीपल, लूटेड वेल्थ, दिल्ली की जितनी वेल्थ थी उसने लूट कर ली, लूटेड वेल्थ, ठीक है। और बहुत ही डिवेस्टेशन इसने किया था तैमूर ने, ठीक है। और ये ऐसा नहीं था लूटने के बाद ही चला गया, पता है कब वापस गया था? ये 1 साल तक लूट पार्टी मचाता रहा था। ये 1398 में आया था और 1399 में 1 साल बाद वापस गया था, ठीक है। 1399 में रिट्रीट या रिटर्न इसने कर लिया था। अब इसके बाद क्या होने वाला है? तैमूर के इन्वेजन के बाद हमारे यहाँ पर अब कुछ लोग आने वाले हैं। कौन? शेख, सैयद, ठीक है। अभी तक जितने लोगों को हमने पढ़ा है बेटा टर्किश थे, अब जो आएंगे वो सैयद आएंगे, ठीक है। तो हमारा बस एक टॉपिक रह जाएगा बेटा, दैट इज सैयद और लोदीज। सैयद और लोदीज हम नेक्स्ट क्लास में करके खत्म कर देंगे, क्योंकि लोदी के साथ ही हमारी दिल्ली सल्तनत पूरी हो जाएगी और हम मुगल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में छोटा सा रिकैप तुम्हें बता देती हूँ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इब्राहिम लोदी, एक ये जो है एक गवर्नर था दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी ने नोबल्स को मतलब ह्यूमिलेट किया था इन कोर्ट में, दरबार में ही उनको बहुत इंसल्ट की थी इब्राहिम लोदी ने। उसका बदला लेने के लिए दौलत खान लोदी बाबर से संपर्क करता है। बाबर जो अपनी मतलब मदर साइड से वो टर्किश था, फादर के उसके कुछ जो लीनियस थे वो इससे चंगेज खान से मिलते थे, ठीक है। तो वो मिक्सचर था टर्क प्लस मंगोल। तो अब टर्क प्लस मंगोल का एक मिक्सचर, द नेम ऑफ दैट मिक्सचर इज बाबर, हमारी कंट्री में आने वाला है आफ्टर द लोदीज, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे आगे की तरफ।